राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अपनी स्थापना के 100 बरस पूरे करने जा रहा है। विजयदशमी के दिन 1925 में इस स्वघोषित स्वयंसेवी संगठन की स्थापना हुई थी। इस मौके पर एक दिन पहले से ही उत्सवों का सिलसिला शुरू हो गया है। सुर्खियां बनी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थित इस कार्यक्रम में पहुंचे, संघ के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बताया, डाक टिकट और स्पेशल सिक्का भी जारी किया। जब प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ये कर रहे थे, तब विपक्ष संघ के इतिहास से जानकारी खंगालकर नए सिरे से इस संगठन पर हमलावर हो रहा था। क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट पार्टियां और क्या आम आदमी पार्टी? आज इसके बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे। विवाद इसको लेकर भी हो रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस बी.आर. गवई की माताजी, जिनको संघ के कार्यक्रम में न्योता मिला है और परिजनों ने कन्फर्म किया कि वो जा रही हैं, ये कितना दुरुस्त है या नहीं है, परिवार की तरफ से क्या कहा गया। इन सबसे इतर कुछ सुर्खियां भी हैं। देश की कैबिनेट की मीटिंग हुई, महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी हुआ। उधर एशिया कप को लेकर कंट्रोवर्सी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नए सिरे से बताया गया है कि कौन आए और ट्रॉफी ले जाए, और नकवी की तरफ से अब क्या नया फरमान आया, क्या नई सफाई आई, क्या माफ़ी आई, इस पर भी बात करेंगे। एशिया कप से इतर दर्शकों को याद रहे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो रहा है महिलाओं का हमारे ही देश में। और क्या है, आज नवमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भीतर का स्त्री तत्व जागृत रहे और हम शक्ति की मौलिक कल्पना करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। पंडालों में किस तरह की कल्पना की गई, इसका भी आज जायजा लेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors and Bank of India. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। शो में खबरों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले एक जरूरी सूचना। बिहार में जल्द चुनाव है। ललन टॉप एक नई सीरीज लेकर आ रहा है जिसका नाम है हम बिहार के लोग। हमने बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग वर्गों के, समुदायों के, अलग अलग आयु के, अलग अलग पेशों के लोगों को चुना, उनके साथ पूरा पूरा दिन बिताया ताकि हम ये समझ सकें कि उनकी ज़िंदगी की दुश्वारियां क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनकी हताशाएं क्या हैं। हम बिहार के लोग सीरीज़ में 2 अक्टूबर को आप शाम 5 बजे देखेंगे बिहार के बक्सर में रहने वाले आकाश डोम की कहानी। लाशों को जलाने वाले आकाश की ज़िंदगी का एक दिन कैसे बीतता है, सरकार, समाज, पोषण, शिक्षा और जातिवाद पर और जाति के भेदभाव पर वो क्या सोचते हैं, ये एक आईना है समाज की तरफ से, समाज के लिए हम इसका सिर्फ जरिया हैं। ये शीर्षक है हम बिहार के लोग के नाम से और इसमें बिहारियों की असली दास्तान आप तक पहुंचाई जाएगी। कास्ट डोम है, हम लोग खाली चीता बोले को चीता बनाने के लिए बस। डर नहीं लगता कभी? नहीं, ये डर नहीं लगता है। हम लोग रातों भर रहते हैं, मौजल नहीं रहता है तब वो हम लोग रहते हैं। अब बड़ी खबर की बारी। सबसे पहले बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। संगठन इस बरस, जैसा मैंने जिक्र किया शुरू में, 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम। आज 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक ऐसा ही कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहा, तमाम साजिशों और प्रतिबंधों के बावजूद आरएसएस आगे बढ़ता रहा। जिस तरह एक नदी कई धाराओं में खुद को प्रकट करती है, हर धारा अलग अलग क्षेत्र को पोषित करती है, संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते हैं।
शिक्षा हो, कृषि हो, समाज कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, कला और विज्ञान का क्षेत्र हो, हमारा श्रमिक भाई बहन हो, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। डाक टिकट पर राष्ट्र सेवा के 100 बरस लिखा है और 100 रुपए वाले सिक्के में एक तरफ सत्यमेव जयते और भारत/इंडिया लिखा है और दूसरी तरफ भारत माता और संघ कार्यकर्ताओं की तस्वीर उकेरी गई है। साथ में लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष 1925 से 2025। स्क्रीन पर आप मूर्त रूप में ये सब देख भी रहे हैं। डाक टिकट और सिक्के से इतर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और कहा आरएसएस का हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, देश को सबसे पहले रखना। प्रधानमंत्री आगे बोले विविधता में एकता ही भारत की आत्मा है, अगर इस पर हमला हुआ तो देश कमजोर पड़ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने घुसपैठियों और डेमोग्राफिक शिफ्ट जैसी चुनौतियों का भी जिक्र किया। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। अब हम ये प्रसंग आगे बढ़ाएं तो कुछ उसके पहले आरएसएस के बारे में प्राइमर बेसिक जानकारी आप लोग जान लें। हर साल दशहरे के विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसकी एक हाईलाइट ये भी होती है कि अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों को भी संवाद के लिए बुलाया जाता है। एक बुलावे को लेकर खबरें भी बन रही हैं। संघ ने इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की मां कमलताई को भी निमंत्रण भेजा है। इस विवाद के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, पर जैसा कहा प्राइमर, क्योंकि अपने गठन के बाद से कुछ ही दशकों के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुर्खियों में निरंतर आता रहा है अलग अलग वजहों से। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने दम पर बहुमत मिला और गठबंधन की मजबूरियों के नाम पे वो अपने कोर इश्यूज से नहीं भटक पाए, उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नए सिरे से मजबूत हुआ है, क्योंकि उसे सत्ता की ऑक्सीजन भी मिली है। और ये सब 2014 के बाद से आपने अलग अलग कवरेज में भी देखा होगा। संघ इस समय अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की। हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया तो उन्होंने तुष्टीकरण की बात करते हुए एक अलग मुखर संगठन बनाने की बात कही। ऐसा माना जाता है कि हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे। हालांकि बाद के दिनों में सावरकर ने संघ की कठोर आलोचना भी की है। आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, बीजेपी के गार्जियन की भूमिका निभाता है। हालांकि कितना किस पर नियंत्रण है इसको लेकर अलग अलग बातें आती रहती हैं और बातों से इतर ठोस व्याख्याएं भी आती हैं। संघ के लोग रोज मिलने के लिए या कुछ एक मामलों में साप्ताहिक या ई शाखाएं भी लगाते हैं। ये संगठन की मूल इकाई है। इस तरह के जुटान में स्वयंसेवकों को वैचारिक और शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है। आरएसएस की जो मुख्य शाखा होती है उसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती। संघ का कहना है कि ऐसा व्यवहारिक सीमाओं को देखते हुए किया गया, लेकिन उनके लिए एक अलग संगठन भी बनाया गया है राष्ट्र सेविका समिति के नाम से। ये संघ के कई अनुषांगिक संगठनों में से एक है। इसी तरह से जैसे विश्व हिंदू परिषद है या भारतीय मजदूर संघ है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो कि स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है कि इसके परिचालन में, संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही की
कमी है, ऐसा आलोचक कहते हैं। संघ क्या कहता है कि वो एक आत्मनिर्भर संगठन है और अपने काम के लिए बाहर से कोई फंडिंग नहीं लेता, स्वेच्छा से गुरु पूर्णिमा के दिन अपने स्वयं सेवकों से दान दिया जाता है। आरएसएस में सबसे टॉप जॉब अगर कहा जाए या जिम्मेदारी कहा जाए तो वो जिस पद की होती है वो कहा जाता है सर संघ चालक। मोहन भागवत संघ के 6वें सर संघ चालक हैं। डॉक्टर हेडगेवार से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद इस सूची में आए गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको संघ के मानने वाले गुरुजी कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आए भाऊराव देवरस, बाला साहब देवरस। उसके बाद चौथे नंबर पर आए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनको रज्जू भैया कहा जाता है। उसके बाद केसी सुदर्शन आए। केसी सुदर्शन और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके बीच टकराव की कई खबरें आती थी और सुदर्शन के बाद मोहन भागवत ने ये जिम्मेदारी संभाली है। सरसंघ चालक का चुनाव कैसे होता है, जो पिछले सरसंघ चालक हैं वो तय करते हैं। इसके लिए कोई तयशुदा प्रक्रिया हो या कोई भी दावेदारी स्वयंसेवक कर सकता हो, ऐसा नहीं है। इसके बाद और भी जिम्मेदारियां होती हैं। दूसरे नंबर पे सह सरकारवाह होते हैं और उसके बाद सह सरकारवाह होते हैं। अब संघ से जुड़े विवादों की बात करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठे थे और तभी इस संगठन पर पहली बार 1948 में प्रतिबंध लगा था। हालांकि बाद की अदालती कार्रवाइयों में संघ को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया, अलग अलग वजहें बताते हुए, जिनको लेकर आज तक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच बहस चलती है। इसके बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो कांग्रेस से निकले नेता थे, वैचारिक मतभेदों के चलते अपनी एक अलग पार्टी बनाने की सोची, जिसको उन्होंने भारतीय जनसंघ का नाम दिया, तब संघ ने अपने स्वयंसेवकों के जरिए इस पॉलिटिकल आउटफिट में एंट्री पाई और मुखर्जी के निधन के बाद क्रमशः उनका प्रभाव और विस्तार बढ़ता रहा। संघ पर दूसरी बार प्रतिबंध लगा इमरजेंसी के दौरान और तीसरी दफा 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद प्रतिबंध लगाया गया। आरएसएस की आलोचना इस बात के लिए भी कांग्रेस और दूसरे दल करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन में एक संगठन के तौर पर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। संघ इस आरोप को नकारता है और कहता है कि स्वयंसेवकों ने लगातार हिस्सा लिया। एक आरोप ये भी लगता है कि वो भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी का सम्मान नहीं करता। संघ के मौजूदा सरसंघचालक अलग अलग मौक़ों पर कह चुके हैं कि भारत के सभी लोग मूलतः हिंदू हैं। जो कोई भी भारत को अपना घर मानता है, इसकी संस्कृति को अपनाता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो हिंदू है। साथ ही वो ये भी कई बार कह चुके हैं कि इसके लिए, इस चेतना के लिए किसी सरकारी फरमान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हर जगह मिट्टी खोदकर शिवलिंग तलाशने की भी ज़रूरत नहीं है। संघ की जो लोग आलोचना करते हैं उसका सबसे बड़ा आधार होता है इसके दूसरे सरसंघचालक और इसका प्रभाव और विस्तार और राजनीतिक असर सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को देश का आंतरिक दुश्मन बताया गया था। हालांकि संघ मोहन भागवत की सदारत में गोलवलकर की इस बात से सार्वजनिक रूप से एक बयान के जरिए किनारा कर चुका है। ये संघ की एक समरी है जिसमें ये काम भी जुड़े हैं जो वो वनवासी इलाकों में करते हैं। वनवासी संघ का शब्द है, सही शब्द है आदिवासी। आदिवासी इलाकों में वो एकल विद्यालय चलाते हैं। विद्या भारती और शिशु भारती के जरिए पूरे देश में उनकी सरस्वती शिशु मंदिरों और विद्या मंदिरों की चेन है, जहाँ पर उनकी विचारधारा के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा भी संघ के अलग अलग प्रकल्प हैं। विवादों के बारे में तो हमने आपसे बात की ही। जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनसंघ का मर्जर हो गया था जनता पार्टी में, उसके बाद जो विवाद हुआ था सोशलिस्ट धड़े के बीच और जनसंघ के धड़े के बीच, वो इसी को लेकर हुआ था कि आप जनता पार्टी का हिस्सा हैं लेकिन संघ की सदस्यता नहीं छोड़ रहे, और बाद में इसी बात पर पार्टी टूट भी गई थी। उसके बाद से एक लंबा सफर तय हुआ। आरएसएस अब 100 बरस का हो रहा है। समर्थकों के अपने दावे, विरोधियों की अपनी आलोचना, पर इन सबसे इतर घटनाएं क्या हो रही हैं? बड़े समारोहों का इंतजाम, कुल 7 बड़े कार्यक्रम हैं। इनमें से एक महाराष्ट्र के अमरावती में 5 अक्टूबर को होना है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की मां और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कमलताई गवई को भी बुलाया गया है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि CGI की मां को कैसे इस प्रोग्राम में बुलाया जा सकता है। ये तो पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि संघ का हर संस्था पर कंट्रोल है।
सवाल राजनीतिक विरासत को लेकर भी उठ रहे हैं। 17 सितंबर के शो में हमने आपको बताया था कि ऐसे भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी के चलते सीजीआई गवई की भद्दी ट्रोलिंग की गई। बात उनके पिता आर एस गवई और उनकी अम्बेडकरवादी राजनीति तक चली गई। बताया गया कि कैसे आर एस गवई ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ मिलकर हिंदू धर्म छोड़ा था, कैसे वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जाने माने नेता बने, सांसद से लेकर राज्यपाल तक की भूमिका निभाई और अब उन्हीं के परिवार की एक सदस्य को आरएसएस ने बुलाया है। आरएसएस का कहना है कि कमलताई गवई को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में बुलाया गया और इसलिए भी बुलाया गया है कि वो आरएस गवई की पत्नी हैं। आरएस गवई महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। आरएसएस के कम्युनिकेशन विंग विश्व संवाद केंद्र ने मीडिया को बताया कि हमने आमंत्रण भेजने से पहले कमलताई गवई की सहमति ली। ये भी पूछा कि निमंत्रण पत्र पर उनका नाम किस तरह से छपना चाहिए। हमारे स्वयंसेवक ये निमंत्रण लेकर उनके पास गए और उन्होंने इसे स्वीकार लिया। इस बीच खबर यह भी चली कि कमलताई ने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया और एक पत्र लिखकर अपनी अम्बेडकरवादी राजनीति और संविधान में आस्था होने की बात कही और जाने से मना कर दिया, लेकिन ये बात निराधार निकली। सीजीआई गवई के भाई राजेंद्र गवई ने इसे अफवाह बताया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता है राजेंद्र गवई। उन्होंने कहा, हमारे परिवार ने हमेशा ऐसे संबंधों को प्राथमिकता दी है जो राजनीतिक सीमाओं और पार्टी लाइन से परे जाते हैं। 5 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उपस्थिति के लिए निमंत्रण दिया गया और आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। मैं यही कहता हूं कि अभी तक हमारे मातोश्री ने निमंत्रण स्वीकार किया, कोई भी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरचिटनीस के नाते और उनका बेटे के होता ने जो भी निर्णय उनको लेना है बिल्कुल ले ले। हम उनके पीछे ताकत से खड़े रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम नहीं है, नागपुर का मुख्य कार्यक्रम है। उसके बाद में आई साहब 5 तारीख को अमरावती के कार्यक्रम में जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में, इसके पहले बैरिस्टर दिवंगत नेता राजाभाऊ खोब्रागडे भी उपस्थित रहे, रिपब्लिकन के बड़े नेता रहे हैं, दादा साहब गवई भी उपस्थित रहे, इसलिए आई साहब ने, मां साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार किया है। मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध रखने चाहिए, किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाके अपनी विचारधारा बदलते नहीं है। राजेंद्र गवई ने यह भी कहा कि उनके पिता भी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मेरी मां के बारे में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज मेरे भाई एक बेहद महत्वपूर्ण पद पर बैठे और ये बात हमारे विरोधियों को पसंद नहीं आ रही। हम लोग चर्च, मंदिर, मस्जिद हर जगह जाते हैं पूरे सम्मान के साथ, लेकिन हमारे बारे में गलत खबरें फैलाई जाती हैं। राजेंद्र गवई ये भी बोले कि उनके पिता के हर नेता से अच्छे संबंध थे, चाहे उनके विचार कुछ भी हो। विचारधारा पर अडिग पर किसी के कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि आप उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। बात विचारों की आई तो कांग्रेस ने आरएसएस और पीएम मोदी पर निशाना साधा। एक के बाद एक किए गए पोस्ट में कहा कि आरएसएस अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने के विचार के खिलाफ था। पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो डाला जिसमें बताया गया किस तरह से संघ ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाई। आम आदमी पार्टी ने भी आरएसएस पर निशाना साधा। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले आरएसएस खुद को पॉलिटिक्स से दूर बताता है, लेकिन उससे बड़ा राजनीतिक संगठन कोई और नहीं। ये भी बोले कि आरएसएस ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का लंबे समय तक विरोध किया। एशिया कप ट्रॉफी भारत को कब मिलेगी, सवाल अभी भी बना है। 30 सितंबर को दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई। इसमें सदस्य देश मौजूद थे। शुरुआत हुई एसीसी के चीफ और एशिया कप की ट्रॉफी पर कुंडली मारकर बैठे मोहसिन नकवी के भाषण से। वो भारत को छोड़कर दुनिया जहान को बधाई दे रहे थे। मंगोलिया को एसीसी का नया सदस्य बनने पर और नेपाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तभी भारत की तरफ से मीटिंग में मौजूद आशीष सेलार ने, जो कि भाजपा के नेता भी हैं, नकवी को टोका और पूछा भारत को बधाई क्यों नहीं दी। उनकी इस बात पर नकवी बैकफुट पर गए, नरमी दिखाई और भारतीय टीम को एशिया कप जीत की बधाई दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से खबरें नकवी के माफी मांगने को लेकर भी चली। कहा गया कि उन्होंने कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर वो एक्स पर पोस्ट करते नजर आए। शेर कुमारा, शिकार कुमारा टाइप बातें कर रहे थे, ना माफी मांगी है ना मांगेंगे, आदि इत्यादि। इसके बाद बात शुरू हुई एशिया कप की ट्रॉफी पर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और आशीष सेलार के साथ नकवी की बातचीत बहस में बदल गई। भारत ने ट्रॉफी पर तुरंत फैसला लेने को कहा। नकवी बोले टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव दुबई में एसीसी के दफ्तर आए और यहां से ट्रॉफी लेकर जाएं। बीसीसीआई ने मामले को आईसीसी के सामने ले जाने की बात भी कही। कुल मिलाकर अभी ठोस नतीजा नहीं निकला है। बात आगे के लिए टाल दी गई। फैसला हुआ कि एसीसी खेलने वाले 5 टेस्ट देश बाद में अलग से बैठकर इसे सुलझाएंगे। ये 5 देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इससे इतर क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर है। भारत में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। 30 सितंबर को पहला मैच खेला गया असम के गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच। भारत ने मैच 59 रन से जीत लिया। 2 बार बारिश के चलते इसे रोकना पड़ा। 50 ओवर से घटकर 47 ओवर का मैच। भारत ने 269 रन बनाए।
जिसके बाद कभी समझ न आने वाले गणित के दुश्मन अबूझ और दुनिया के 8वें अजूबे अर्थात डकवर्थ लुईस मेथड की एंट्री हुई। श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन वो 45 ओवर और 4 गेंदों में 211 पर ऑल आउट हो गई। जीत का सेहरा बंधा ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के से। दूसरी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए। 5 बड़े फैसलों को बताया। पहला फैसला केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 3% और बढ़ा दिया है। पहले महंगाई भत्ता 55% होता था, अब ये 58% होगा। ये 1 जुलाई 2025 की बैकडेट से होगा, यानी 3 महीने का एरिया जोड़कर मिलेगा। फैसले से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लगभग ये फायदा मिलेगा। मीटिंग में और क्या फैसले लिए गए? कैबिनेट में लिए गए बाकी फैसले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें खास क्या है, देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और पहली दफा इसमें किंडरगार्टन क्लासेस भी होंगी। कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में इजाफा हुआ है। गेहूं, सूरजमुखी, मसूर, सरसों, राई और चना की फसलें इसमें शामिल हैं। दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन पर बात हुई और इस पर 11,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिशन 2030-31 तक चलेगा। मकसद दालों के आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हो। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। नवरात्रे यानी सुंदर सुंदर अनोखे पंडाल भी। देश के कई हिस्सों में ये कीवर्ड्स, इनका असर दिख रहा है। जैसे यूपी के लखनऊ का एक पंडाल दिखा, थीम अमरीकी टैरिफ, देवी दुर्गा की प्रतिमा अमेरिकन टैरिफ का संहार करती दिखी महिषासुर की जगह। ओडिशा में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना पंडाल दिखा, एयरक्राफ्ट और टैंक। पंडाल और दुर्गा पूजा के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल में भी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा नजर आई। कोलकाता में एक पंडाल हॉरर थीम पर बना, नाम दिया गया आभास। यहाँ एक ही प्रतिमा आगे और पीछे 2 अलग रूप में दिख रही थी। कोलकाता के मुदियाली क्लब में आत्मशुद्धि की थीम पर बना पंडाल दिखा, जिसमें आग और मिट्टी को केंद्र में रखकर बनाया गया। बिहार के बगहा में अयोध्या राम मंदिर की थीम पर पंडाल दिखा। यूपी के देवरिया में जो दिखा वो न्यूज़ के कीवर्ड की पराकाष्ठा थी। मेरठ का नीला ड्रम मर्डर केस, इसे दिखाया गया। समिति से जुड़े लोग बोले आगे ऐसी घटना ना हो, इसलिए जागरूक करने के लिए ये थीम चुनी गई है। आपके यहाँ के पंडाल कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नवरात्रि और दशहरे की खूब शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परंपराओं के साथ अपने आप को समृद्ध करते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।